हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम सभी यूपी पीसीएस प्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत हिस्ट्री से संबंधित पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है? उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शंस क्या दिया है? धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पे। कहने का मतलब क्या है? ये पूछ रहा है उपनिषद बुक्स हैं जो वो किस पे आधारित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो उपनिषद हैं वो भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। क्या? भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। वर्तमान में शास्त्रों में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। कितनी? 108। कुल उपनिषद कितने हैं? 108। अगर उपनिषद का मतलब देखा जाए, यानी कि उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है? उप प्लस निषद, मतलब अपने गुरु के समक्ष उनके सानिध्य में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद, कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषदों के नाम आप सभी जान लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ सकता है, जो सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। इसके अलावा एक और उपनिषद है जिसका नाम है क्या? कठोपनिषद। कठोपनिषद, इसमें क्या है? इसके अंतर्गत यमदेव और नचिकेता, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। किसमें? कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्या है? एक और उपनिषद है, उसको बोलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। क्या? बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें क्या है? इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है इसको संकलित किया गया है। ये दोनों महान विद्वान थे, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या कुल 6 मानी गई है। कितनी? 6, जिनको षट दर्शन भी कहा जाता है। तो उनमें से एक है योग दर्शन। इसके प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन दिया है आपके। ऑप्शन ए पतंजलि, गौतम ऋषि, जैमिनी ऋषि या फिर शुक्राचार्य। बताइए, योग दर्शन के प्रतिपादक यानी कि योग दर्शन के प्रवर्तक, तो ये थे जो ऑप्शन ए है पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। इसके अलावा 5 और दर्शन हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन। इसके प्रवर्तक किसको बोलते हैं? ये है कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के। नेक्स्ट क्या है? योग दर्शन का आपने देख लिया। न्याय दर्शन के प्रतिपादक किसको मानते हैं? ये हैं गौतम ऋषि। नेक्स्ट वैशेषिका। वैशेषिका दर्शन के प्रतिपादक वो थे कणाद मुनि। नेक्स्ट मीमांसा। मीमांसा में 2 हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं जैमिनी, और जो उत्तर मीमांसा है उसके प्रतिपादक हैं वादरायण। और जो उत्तर मीमांसा है उसी को वेदांत दर्शन के भी नाम से जाना जाता है, राइट? तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यदि आपको पता है तो आप जानते होंगे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें नंबर के तीर्थंकर थे वे हमारे महावीर स्वामी थे। और सबसे पहले वाले कौन थे? जो सबसे पहले वाले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था ऋषभदेव का? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड या फिर बैल, ऋषभदेव का। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। और वैसे ही जो 23 नंबर के तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह किसको मानते हैं? सर्प को। सर्प। याद कैसे करेंगे? देखिए, पार्श्व में ऊपर ऐसे वाला र है, वैसे सर्प में भी ये वाला र होता है। दोनों को मैच करा लीजिए, ऐसे याद कर सकते हो। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। इसके अलावा जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें से एक स्त्री थी, यानी कि एक महिला थी। उनका नाम था मल्लीनाथ। आप याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। जो मल्लीनाथ
तीर्थंकर हुई हैं वो एक महिला मानी जाती हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह था कलश, कलश, राइट। ये भी पूछा जा सकता है। तो वैसे जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या फिर उज्जयंत। पार्श्वनाथ का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। जो पार्श्वनाथ जी थे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने अपनी तपस्या की थी कहाँ पे? सम्मेद शिखर पे, जो कि पड़ता है छोटा नागपुर पहाड़ की चोटी पे। और इनको अपने तपस्या के 84वें दिन 84वें डेज में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य यानी कि मोक्ष, हिंदू धर्म में मोक्ष बोलते हैं और बौद्ध धर्म में निर्वाण, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये सभी जानते हैं, ऑप्शन सामने है, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माता महामाया। जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य वंश के राजा थे। किस वंश के? शाक्य वंश के। और माता थी वो कोली वंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? ऑप्शन से, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर राजा जनक के? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश का प्रतापी राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कौटिल्य। इनको चाणक्य भी बोलते हैं। इसके अलावा विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है अर्थशास्त्र। किसकी है? कौटिल्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या फिर उज्जयंत। बीज गणित के क्षेत्र में तो ये ऑप्शन जो चारों दिए हैं, ये चारों के चारों गणितज्ञ हैं, प्राचीन काल के भारतीय गणितज्ञों के नाम हैं। तो इसमें से कौन बीज गणित के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कर या भास्कराचार्य। इनकी प्रसिद्ध बुक है सिद्धांत शिरोमणि। क्या नाम है इसकी, इनकी बुक का? सिद्धांत शिरोमणि। इसके अलावा जो आर्यभट्ट हैं, इनकी बुक का नाम क्या है? आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट की बुक का नाम क्या है? आर्यभट्टीय। और ब्रह्मगुप्त, इनकी बुक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बताइए, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान या फिर ऑप्शन डी बलबन। तो कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक और तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेश की विजय करके उन्हें अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में रख दिया था और इसने स्थापना की थी 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा जो इल्तुतमिश था, कौन? इल्तुतमिश। इसको बोलते हैं गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। इस हिसाब से इल्तुतमिश हो गया गुलामों का गुलाम। क्वेश्चन आता है गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो रजिया सुल्तान, ये प्रथम भारतीय स्त्री शासिका थी, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, राइट। और बलबन, इसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। इसको कहते हैं जिले इलाही, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दिल्ली की कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन से अशोक, चंद्र, हर्षवर्धन या फिर अनंगपाल। बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया कहां से? ऑप्शन से, ऑप्शन ए दौलताबाद से, कालिंजर से, कन्नौज से या फिर लाहौर से।
मोहम्मद बिन तुगलक था, देखिए ये ऐसा शासक था जिसको बोलते हैं बुद्धिमान मूर्ख। क्यों? जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसको इतिहास में कहा जाता है वाइज फूल। क्यों? क्योंकि इसके सारे एक्सपेरिमेंट जो ये करता था अपनी जनता पे, अपनी प्रजा पे, सारे फेल हो जाते थे। इसके अलावा इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, एक विभाग का नाम था दीवान कोही। दीवान ए कोई एक कृषि डिपार्टमेंट हुआ करता था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिसके थ्रू ये किसानों को लोन दिया करता था, राइट। और इसी का एक और नाम है जौना खान, जिसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना करी थी। और इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था। देवगिरी का नया नाम इसने दौलताबाद रखा था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या है? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था? ऑप्शन दिया है सामने आपको, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जिस समय भारत पे आक्रमण किया उस समय वहाँ का राजा था तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद। कब किया था इसने? 1394 ईस्वी में। तैमूर ने भारत पे आक्रमण कब किया था? 1394 ईस्वी में। इस हिसाब से इसमें चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? बताइए। ऑप्शन ए ब्रिज भाषा के, ऑप्शन बी अवधी के, सी खड़ी बोली के, या फिर ऑप्शन डी भोजपुरी के। बताइए। अमीर खुसरो था, तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका जन्म हुआ था तत्कालीन कासगंज ज़िले में, जो वर्तमान में एटा ज़िले के अंतर्गत आता है। एटा, यूपी के एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके विकास में इसकी भूमिका थी? महत्वपूर्ण भूमिका खड़ी बोली के। इसके अलावा इसने सितार और तबला दोनों का आविष्कार किया था। किसका? सितार और तबला जो वाद्य यंत्र हैं, दोनों का आविष्कारक अमीर खुसरो को ही माना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत में चिश्तिया सूफी संत को स्थापित किया था। बताइए किसने किया था? ऑप्शन ए ख्वाजा बदरुद्दीन, ऑप्शन बी ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऑप्शन सी शेख अहमद सरहिंदी ने, या फिर ऑप्शन डी शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, राजस्थान के अजमेर में इनकी मज़ार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो देखिए जजिया क्या है? यह एक धार्मिक कर हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था, जो नॉन मुस्लिमों पे लगता था। यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे उन सभी पे ये टैक्स लगाया जाता था, एक्सेप्ट ब्राह्मण। इसमें छूट किसको प्राप्त थी? ब्राह्मण और भिक्षुओं को, मतलब भिखारियों को। ब्राह्मण और भिखारियों को छोड़ के जो भी नॉन मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे सबको ये टैक्स देना पड़ता था राज्य में रहने के लिए, क्योंकि जो राज्य था मुस्लिम राज्य था, इस कारण। तो पूछ क्या रहा है? जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो सबसे पहले जब जजिया कर लगाया था, कब लगा था? 712 ईस्वी में। किसने? एक अरबी शासक था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। इसके बाद अकबर था, सम्राट अकबर ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। कब ये किया था? 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को ख़त्म कर दिया, किंतु पुनः मुस्लिमों में असंतोष पैदा होने की वजह से इसने पुनः 1575 ईस्वी में इसको शुरू कर दिया था। 75 ईस्वी में शुरू कर दिया था, जो बाद में इसने हटा लिया था, लेकिन पुनः वापस औरंगजेब ने इसको शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी औरंगजेब, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जजिया कर जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, इसने जजिया कर ब्राह्मणों पे भी लगाया था। एक क्वेश्चन आता है किसने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया था, क्योंकि इसके पहले ब्राह्मण और भिक्षु इससे बाहर थे।
और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी ये टैक्स लगा दिया था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर तो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? शेर शाह यानी कि शेरशाह सूरी, इसका मकबरा कहाँ पे है? तो इसका मकबरा है सासाराम, बिहार के सासाराम में, शेरशाह सूरी। इसके दो युद्ध प्रसिद्ध हैं। पहला चौसा का युद्ध, ये कब हुआ था? चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ। और नेक्स्ट है विलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि सेम हुमायूं के साथ में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और भाग गया था भारत से, राइट। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, लाल किला के निर्माण का श्रेय किस अधिकारी को जाता है? बताइए, लाल किला का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर लोदी, या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सम्राट अकबर ने लाल किला का निर्माण कराया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 23 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है किसका? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, देवेंद्र नाथ टैगोर का, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद का। बताइए 23 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस का। इस दिवस को क्या घोषित किया गया है? इसको बोलते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन, यानी कि 23 जनवरी को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? बताना है आपको। ऑप्शंस दिया है आपके, ए है हरिदास स्वामी, बी है शिवदयाल साहब, सी है शिवनारायण अग्निहोत्री, या फिर डी है स्वामी श्रद्धानंद। बताइए राधा स्वामी सत्संग, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ऑप्शन बी शिवदयाल साहब, या फिर इनको हजूर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हजूर स्वामी, हजूर स्वामी। इन्होंने आगरा में अपने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी, राइट। इसके अलावा जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, इन्होंने कहाँ पे? इन्होंने लाहौर में, कहाँ? लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। किस समाज की? देव समाज की स्थापना की थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसके विरोध में? रीज़न क्या है? ऑप्शंस देखिए आप। ऑप्शन ए है स्वामी श्रद्धानंद और महरजरुल हक के कारण। अच्छा, बी क्या है? मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना के। सी महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद। डी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। आप सभी जानते होंगे 1919 में अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट लाया गया था। नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, इसमें क्या था? इसके तहत अंग्रेज किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, इसीलिए इसे काला कानून भी कहते थे, या फिर बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून इसको कहा जाता था। इसी का विरोध करने की वजह से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, यही वजह था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने बताया था, जो ऑप्शन सी है, कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने ही देव समाज की स्थापना की थी, जो कि मूल रूप से ब्रह्म समाज के थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? यानी कि कौन चाहता था कि भारत को विभाजित न किया जाए, यानी कि पाकिस्तान का निर्माण न हो? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है सरदार पटेल, या फिर ऑप्शन डी है गोविंद वल्लभ पंत। किसने मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसका मतलब ये नहीं था कि सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद और गोविंद वल्लभ पंत ये चाहते थे कि भारत के दो टुकड़े हो। इसके पीछे का रीज़न ये था, जो इसके एक साल जस्ट पहले, कब, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा एक एक्शन हुआ था जिसको डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं, जिसमें अथाह हिंदुओं का नरसंहार किया था मुस्लिमों ने, और मुस्लिमों का हिंदुओं ने। डायरेक्ट एक्शन प्लान के पश्चात सरदार पटेल जैसे लोग नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग सरकार का हिस्सा बने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो वंदे मातरम लिखा किसने है? इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनकी एक उपन्यास है, नाम है आनंद मठ। आनंद मठ से ये लिया गया है। इसको सबसे पहले गाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? इसको 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कब का? 1896 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसमें सबसे पहले इसको गाया गया था। किसको? वंदे मातरम को। यदि पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान जो कि कौन है? जनगण मन, इसको प्रथम बार राष्ट्रीय कांग्रेस में कब गाया गया था? इसको गाया गया था 1911 में। ये भी कोलकाता में ही हुआ था। चूँकि यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ पूछ रहा है इसको आंदोलन के लिए प्रथम बार कब इस्तेमाल किया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 का, उसी के विरोध के समर्थन में इस गाने को नारे के रूप में अपनाया गया था, राइट। हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बताइए। ऑप्शन ए है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई, और ऑप्शन डी है एम ए अंसारी। बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र चटर्जी। सेकेंड वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, किसको बनाया गया था? वो बनाया गया था बदरुद्दीन तैयबजी को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे, थर्ड नंबर पे। कब? 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूँ। ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने, जिसने बंगाल विभाजन करवाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या है? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? इंडस्ट्रियल लेबर से संबंधित कौन सा संघर्ष था, कौन सा आंदोलन था महात्मा गांधी का? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष, ऑप्शन सी खेड़ा संघर्ष, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद संघर्ष, जो कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1918 ईस्वी में। और जो सत्याग्रह चंपारण था वो तीन प्रथा के विरुद्ध में था, कृषक आंदोलन था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन
के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ब्रिटिश टाइम पे किसने भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन से, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या फिर ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। ये विचार किसने प्रस्तुत किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, थियरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इनका क्या मानना था कि जो भारत में गरीबी है वो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे आंतरिक समस्याएं हैं। इसका रीज़न ये है कि जो अंग्रेज है, ब्रिटिशर्स है, वो भारत से सारा धन अपने देश लेके जा रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, क्या? पर कैपिटा इनकम। और कितनी बताई थी? 20 रुपये। कब? 1867 ईस्वी में, राइट। इसके अलावा जो दादा भाई नौरोजी थे, इनको भारतीय राजनीति का पितामह भी कहते हैं। क्या? भारतीय राजनीति का पितामह, राइट। और जो एम एन रॉय थे, इन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण, इनका रेवोल्यूशन फेमस है, टोटल रेवोल्यूशन। और राम मनोहर लोहिया, ये भारत छोड़ो आंदोलन में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इसमें बोल रहा है आपको सही क्रम में दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो क्या है? सी राजगोपालचारी योजना, ये कब आई? वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए, जो सी राजगोपालचारी योजना है ये आई थी 1944 ईस्वी में। कब? 1944 ईस्वी में। और वेवेल योजना, वेवेल कब? 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना ये 1947 में आया था। कब? 47 में। और कैबिनेट मिशन ये 46 का है। मतलब 1 2 4 3 किस में है? 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो जब असहयोग आंदोलन हो रहा था भारत में, उस टाइम कपड़ों की होली जलाई जा रही थी। जो विदेश से बन के आने वाले कपड़े थे उनको जलाया जा रहा था, उनका विरोध किया जा रहा था। इस विरोध को किसने एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं थे, किसके? कपड़ों की होली जलाने के, क्योंकि तत्कालीन भारत बहुत गरीब हुआ करता था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान किया था? ऑप्शन से, ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, या फिर ऑप्शन डी सूर्य सेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज बिहारी बोस। इन्होंने की थी। ये एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि गरम दल में। और एक और हैं जिनका नाम है रास बिहारी घोष, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बोस हैं और एक और हैं रास बिहारी घोष। जो रास बिहारी घोष हैं, इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन कब? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, जहाँ से नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे, उस टाइम पे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, कौन? रास बिहारी घोष, ना कि बोस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शंस क्या है? बिजौलिया आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की आंदोलन, या फिर बारदोली सत्याग्रह। किस में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अद्वितीय योगदान था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह, जो कि हुआ कब था? 1928 ईस्वी में। और यहीं से जो यहाँ की लोकल महिलाएं थीं, उन्होंने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तभी से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। कब से? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के पश्चात, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए
उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यानी कि जब नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, तब उस आंदोलन को किसने अपने हाथ में लिया? ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद या फिर अब्बास तैयब जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैयब जी ने। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है किस लिए? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। ऑप्शन बी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए। ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता हेतु। ऑप्शन डी, जालियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। बताइए 6 अप्रैल 1930 को ऐसा क्या अद्भुत हुआ था, क्या ऐतिहासिक हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी दिन महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करके अवैध रूप से नमक बनाने के कानून को तोड़ा था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? किसने कहा था ये? ऑप्शन ए है आगा खान, ऑप्शन बी अजमल खान, ऑप्शन सी हसन इमाम या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने सावधान किया था महात्मा गांधी जी को? तो ये किया था ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए शुरुआत में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, राइट, किंतु वो मुस्लिम हितों के समर्थक भी थे, लेकिन राष्ट्र हित की कीमत पे नहीं। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की सक्रियता का जिन्ना ने घोर विरोध किया और उसी समय गांधी जी से आग्रह किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? साउथ अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडिया गजट, ऑप्शन सी अफ्रीकन या फिर ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। बताइए जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे उस टाइम उन्होंने किस पत्रिका का, किस मैगजीन का पब्लिकेशन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन का। और कब किया था इसका प्रकाशन? ये किया था 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। इसके अलावा एक और मैगजीन था इनका, क्या? नवजीवन। नवजीवन का प्रकाशन कब किया था? 1919 ईस्वी में, नवजीवन का। राइट। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,